Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of computation. In this session, we'll be talking about closure properties. This is the last session on theory of computation, but this is one of the most important topics as far as GATE exam is concerned. If you see the previous year questions, you will find at least one question on this topic in every GATE exam. All right. So when we talk about closure properties, we'll understand what does it mean to say that a property is closed, right? So we'll understand that and we'll see the various closure properties. Like we'll see some around 15 closure properties for some 6 set of languages in this session. All right. So let's see. Okay, so what are the kind of languages that we have seen? हमने अभी तक कौन-कौन सी languages discuss की हैं? हमने discuss किया है regular languages को, हमने discuss किया deterministic context free languages को, then we discuss context free languages, then we discuss context sensitive languages, then recursive languages, and then we discuss recursive enumerable languages, right? तो ये तो हमारे languages हैं और उसके बाद हम पहले तो define करते हैं एक property का closed होने का क्या मतलब है. राइट अगर हम एक लैंग्वेज की बात करें उसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे. अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी उस लैंग्वेज पे क्लोज्ड है कि नहीं है. इस बात का क्या मतलब है पहले हम वो समझेंगे. और जैसे मैंने अभी भी कहा हम पहले क्या अब इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हम 15 क्लोजर प्रॉपर्टीज को 6 सेट ऑफ लैंग्वेजेस पे देखने वाले हैं. ऑलराइट, लेट्स सी. ठीक है, सो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के क्लोज्ड होने का क्या मतलब है, क्या मतलब है इस चीज का, तो देखते हैं. गिवन एन ऑपरेशन, अगर हम एक ऑपरेशन की बात करें तो एक मतलब बेसिकली यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही ऑपरेशन ही हमारी प्रॉपर्टी है. ये ऑपरेशन हमारा क्लोज्ड है कि नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्लोज्ड है कि नहीं है, इस बात को हम यहां डिस्कस करना चाहते हैं. ठीक है, सो गिवन एन ऑपरेशन एंड एनी टू लैंग्वेजेस ऑफ अ लैंग्वेज क्लास. जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेगुलर की बात कर लेता हूं. एक रेगुलर लैंग्वेज की क्लास में से मैं 2 लैंग्वेजेस उठा लेता हूं, L1 और L2. और अब एक ऑपरेशन भी उठाना है मुझे. लेट्स से मैं ऑपरेशन ले लेता हूं यूनियन. 2 रेगुलर लैंग्वेजेस ली, दीज लैंग्वेजेस शुड बिलोंग टू द सेम क्लास. ठीक है, सो गिवन एन ऑपरेशन इन एनी 2 लैंग्वेजेस ऑफ अ लैंग्वेज क्लास, दैट इज यहां पर हमने रेगुलर लैंग्वेजेस की बात कर ली. ठीक है, इफ आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑन द 2 लैंग्वेजेस, इन 2 लैंग्वेजेस पे जब हम ये ऑपरेशन यूनियन अप्लाई कर देते हैं, द ऑब्टेन्ड लैंग्वेज, if after applying the operation on the 2 languages, the obtained language also belongs to the same language class, then the language class is closed under that operation. क्या मतलब है इस बात का? अब हमने जैसे अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, देन फिर एक बार हम फिर से डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे. एग्जांपल से अगर हमने समझा कि हमने देख लिया एक लैंग्वेज को क्लास लिया, रेगुलर लैंग्वेजेस का क्लास ले लिया, उसमें से 2 रेगुलर लैंग्वेजेस उठाए L1 और L2, उनके ऊपर एक ऑपरेशन लगाया यूनियन. एनी 2 रेगुलर लैंग्वेजेस आप पिक कर सकते हैं. मैंने L1 और L2 को पिक कर लिया. ठीक है, हर कॉम्बिनेशन के लिए ये चीज वैलिड होनी चाहिए, राइट? तो अभी हम फॉर एन इंस्टेंस हम L1 और L2 की बात कर रहे हैं. हमने क्या किया, L1 और L2 पे ऑपरेशन लगाया यूनियन. अब हमें एक लैंग्वेज मिलेगी L3. अगर ये ऑब्टेन्ड लैंग्वेज L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम क्लास, दैट इज इट इज ऑल्सो रेगुलर, तब मैं बोल सकता हूं कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन. रेगुलर लैंग्वेज की जो क्लास है वो क्लोज्ड है यूनियन के अंडर, मैं ऐसा बोल सकता हूं. तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 लैंग्वेजेस दैट यू वांट टू पिक फ्रॉम द सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज क्लास, दिस प्रॉपर्टी शुड होल्ड. तब हम बोलेंगे कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन. आप कोई भी 2 रेगुलर लैंग्वेजेस को उठाएं, उनका यूनियन ले, तो जो आपको नई लैंग्वेज L3 मिल रही है वो लैंग्वेज भी रेगुलर होनी चाहिए. तब मैं बोल पाऊंगा कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर द यूनियन ऑपरेशन. या फिर हम बोल सकते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन. ठीक है, सो इसी तरीके से हम 15 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे फॉर द 6 सेट ऑफ लैंग्वेजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज रेगुलर लैंग्वेजेस, then deterministic context free languages, then context free languages, context sensitive languages, recursive languages, and then recursive enumerable languages. आ रही है बात समझ में? ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ देता हूं and then we will see those properties. ठीक है, ओके. गिवन एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन दिया गया है यूनियन जैसे कि, and any 2 languages of a language class L1 and L2 of a language class regular, if after, so मैं एग्जांपल के साथ साथ समझा रहा हूं आप लोग को. if after applying the operation on the 2 languages, अगर हम ये ऑपरेशन
अप्लाई करते हैं यूनियन का ऑन द टू लैंग्वेजेस, द ऑब्टेन्ड लैंग्वेज विच इज L3 also belongs to the same language class, in this case regular, then the language class is closed under the operation. So we will say that the regular languages are closed under the union operation. It should hold for any two languages that we are picking, and if the operation, like for example, यहां पर हम बात करें यूनियन रिक्वायर टू ऑपरेटर्स, दिस ऑपरेंट रिक्वायर्स, सो दिस ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंट्स, ठीक है, ऑलराइट। सो अगर हमारे पास अगर कुछ ऐसे ऑपरेंट्स हैं जिनको कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो सिर्फ एक ही ऑपरेंट चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, you pick any one language out of the language class and if you take its complement, the obtained language also belongs to the same language class, तब हम बोलेंगे कि that language class is closed under complement, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर हमारे पास में ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि सिंगल ऑपरेंट मांगते हैं, तो हम एक एनी वन लैंग्वेज पिक करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि दो लैंग्वेजेस चाहते हैं, तो विल पिक एनी टू लैंग्वेजेस ऑफ दैट लैंग्वेज क्लास, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। सो इसी तरीके से हम इस तरह से अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम। ऑलमोस्ट हम क्या करने वाले हैं, 15 प्रॉपर्टीज देखेंगे फॉर 6 सेट ऑफ लैंग्वेजेस। तो इन्हें में हम लोग 90 कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लैंग्वेजेस देखने वाले हैं। तो क्या हम ये 90 कॉम्बिनेशंस के लिए सारे के सारे प्रूफ्स याद करने वाले हैं? यू नो दैट विल बी अ वेरी वेरी टीडियस जॉब। बहुत अगर वही मैंने जैसे कि डिसाइडेबिलिटी के लेक्चर में भी डिस्कस किया, अगर आप इतना सारा डेटा एग्जाम में लेके जाएंगे, योर माइंड विल बी जैम्ड, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो कुछ प्रूफ्स मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा जिससे आपको चीजें याद करने में हेल्प हो। लेकिन अगर हम 90 प्रूफ्स क्लास में लेके जाते हैं, एग्जाम में लेके जाते हैं, इट विल बी वेरी वेरी टफ टू सॉल्व द एग्जाम। तो व्हाट वी विल डू इज विल टेक अ शॉर्ट ट्रिक। क्या करेंगे, हम कुछ प्रूफ्स देखेंगे जो कि फंडामेंटल है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी चीजों के लिए, और देन हम कुछ चीजों को याद करेंगे। क्या हम 90 सेल्स को याद करेंगे, एकदम रट्टा लगाएंगे? ऐसा भी नहीं है। हम क्या करेंगे, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको कुछ थोड़े से फैक्ट्स याद करके ही आप लोगों का काम बन जाएगा। कुछ थोड़े से फैक्ट्स याद करके ही आपको ये सारे के सारे 90 सेल्स का डेटा याद हो जाएगा। एंड ऑल्सो हम कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे, बट रिमेंबरिंग ऑल दीज 90 प्रूफ्स इज नॉट एट ऑल इज नॉट एट ऑल एन एडवाइजेबल टास्क। ऐसा नहीं करके कोई फायदा नहीं होगा आपको। और साथ ही साथ में क्या है कि nobody is going to ask you the proofs also, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज, और ऑन सम सेट ऑफ लैंग्वेजेस आई विल गिव यू द प्रूफ्स आल्सो, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एज फार एज द गेट एग्जाम इज कंसर्न्ड। जो टेबल हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उस पूरे टेबल को ढंग से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, you know, I can guarantee you any damn question which comes on this topic you'll be able to solve. All right, आगे आइए देखते हैं अब आगे। So हम यहाँ पे 9 प्रॉपर्टीज इस पेज पे हैं, स्लाइड पे है, एंड देन वी हैव सम 6 प्रॉपर्टीज। टोटल 15 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे फॉर द सेट ऑफ 6 लैंग्वेजेस, दैट इज रेगुलर, DCFL, CFL, CSL, रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल, ठीक है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। पहले तो प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है वो समझते हैं, और फिर हम इसी तरीके से जैसे मैंने लास्ट टाइम पे कुछ 6 फैक्ट्स रिमेंबर आपको याद कराए, और उन 6 फैक्ट्स के बेसिस पे आप पूरा टेबल भर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हम कुछ 6-7 फैक्ट्स देखेंगे जिसके बेसिस पे आप ये पूरे 90 के 90 सेल्स बहुत इजीली भर पाएंगे, ऑलराइट, याद रख पाएंगे, एंड देन उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस की। रेगुलर लैंग्वेजेस, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, और रेगुलर लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में आपको एक थोड़ा सा प्रूफ स्केच देने की कोशिश करूंगा। मैं प्रॉपर फॉर्मल प्रूफ नहीं दे रहा हूं, एक प्रूफ स्केच दे रहा हूं जिससे कि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, जब रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करें और साथ साथ प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं, सबसे पहले यूनियन की बात करें। यूनियन क्या होता है? एक लैंग्वेज L1 है, एक लैंग्वेज L2 है, आप यूनियन कर दे दोनों लैंग्वेजेस का, तो लैंग्वेज विच इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज द यूनियन लैंग्वेज ऑफ L1 एंड L2। तो L1 यूनियन L2 इज दिस लैंग्वेज, राइट। तो क्या रेगुलर लैंग्वेजेस यूनियन के अंडर क्लोज्ड है? बिल्कुल है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। मान लीजिए मेरी एक लैंग्वेज है A+B स्टार, तो
दूसरी लैंग्वेज मान लीजिए मेरी हो जाती है लेट्स से ए स्टार, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्लस। तो अब जो चीज मुझे ऑब्टेन हुई वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन है तो बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज भी होगा, बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशंस आर द वंस व्हिच represent, these are the algebraic expressions which represent the regular languages। देखा है हमने। बाकी यूनियन के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी एल्गोरिथम भी दे सकते हैं, जिससे प्रूव भी हो जाएगा कि हर रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज अंडर यूनियन। डीएफएस के लिए हमने हम एक प्रूफ मतलब प्रॉपर एल्गोरिथम दे सकते हैं कि कैसे हम डीएफएस का यूनियन लें और हमें ऑब्टेन्ड जो डायग्राम होगा फिर से ऑब्टेन्ड ऑटोमेटा होगा वो फिर से डीएफए होगा। ऑलराइट, वो भी एक तरीका है। आप स्टेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, देन उस तरीके से फिर ट्रांजिशंस डिफाइन करते हैं और फाइनल स्टेट्स वो रहेंगे विच आर फाइनली आइदर ऑफ द टू डीएफएस। उस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। देन आते हैं हम इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या है? L1 इंटरसेक्शन L2। इसको कैसे समझे? L1 इंटरसेक्शन L2 क्या है कि भाई दो लैंग्वेजेस है, आपने इंटरसेक्शन लिया तो इसमें वो स्ट्रिंग्स होंगे जो कि इंटरसेक्शन है दोनों लैंग्वेजेस का, राइट। ओके, सो तो इंटरसेक्शन की बात करें, रेगुलर लैंग्वेजेस दे आर आल्सो क्लोज अंडर इंटरसेक्शन। कैसे? वही सेम प्रूफ स्केच है, मतलब एल्गोरिथम, फ्रेम एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे स्टेट्स का और फिर ट्रांजिशंस डिफाइन करेंगे और देन फाइनली वो स्टेट्स फाइनल होंगे जो कि फाइनल है दोनों डीएफएस के अंदर। एक डीएफए 1 बनाया L1 के लिए, डीएफए 2 बनाया L2 के लिए, दोनों का डीएफए को दोनों के लिए अब हम इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन डीएफए में स्टेट्स क्या होंगी? क्रॉस प्रोडक्ट से आएंगी एंड देन ट्रांजिशंस आप डिफाइन करेंगे और उसके बाद फाइनल स्टेट्स वो होंगी जो दोनों में फाइनल है। ऑलराइट, तो एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। हम प्रूव कर सकते हैं कि हर रेगुलर लैंग्वेज हम वी ऑलरेडी नो हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम डीएफए बना सकते हैं। सो विल मेक डीएफए 1 फॉर L1, डीएफए 2 फॉर L2 और फिर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। फिर से हमें डीएफए मिलेगा तो इसलिए वो चीज भी रेगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेट डिफरेंस पे। सो रेगुलर लैंग्वेजेस दे आर आल्सो क्लोज अंडर सेट डिफरेंस ऑपरेशन आल्सो। सेट डिफरेंस को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, इस पे आते हैं हम। इसका भी प्रूफ स्केच में दे सकता हूं आपको। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसका भी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट तो इजीली हम डीएफए का कर सकते हैं। कैसे करते हैं? फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल करते हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। तो ये भी हमारे पास में क्लोज्ड है, राइट। अब सेट डिफरेंस को मैं क्या करूंगा? सेट डिफरेंस को कैसे मैं बोल सकता हूं कैसे क्लोज्ड है इसके अंदर? सेट डिफरेंस जैसे फॉर एग्जांपल L कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट सिग्मा स्टार माइनस L। सिग्मा स्टार इज ऑलरेडी रेगुलर, L इज ऑल्सो रेगुलर। अब अगर कॉम्प्लीमेंट अगर मेरा क्लोज्ड आया है, कॉम्प्लीमेंट, इफ माई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, इसका मतलब क्या है कि सेट डिफरेंस भी क्लोज रहा होगा, तभी तो ये हुआ, ठीक है। L complement is sigma star minus L. L complement is closed, we already saw, by the help of complementing the states. Like final become non-final, non-final become final. अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये क्लोज्ड है, तो इसके लिए क्या होगा? ये इसको क्लोज होना पड़ेगा, तभी तो ये होगा सिग्मा स्टार माइनस L, ठीक है। अगर ये क्लोज है तभी तो मैं L बार को क्लोज कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली इस तरीके से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। अगेन प्रूफ आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो भी इशू नहीं है, आपको कुछ फैक्ट्स याद करने हैं जिसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द प्रूफ्स इन द एग्जाम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज, ये भी क्लोज्ड है। कैसे क्लोज्ड है? रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन रेगुलर लैंग्वेज के साथ, अभी हमने प्रूव किया, इंटरसेक्शन ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज विद अ लैंग्वेज व्हिच इज अगेन रेगुलर इज आल्सो गोइंग टू बी रेगुलर। बात करें कॉन्कैटिनेशन की, कॉन्कैटिनेशन जो है क्लोज्ड है। अगेन रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू कर सकते हैं आप प्रूव। मान लीजिए एक लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया a प्लस बी स्टार, दूसरी है ab डॉट ab। अगेन दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगेन दे आर क्लोज्ड, अगेन इट इज क्लोज्ड, राइट। क्लीन क्लोजर की बात करें, क्लीन क्लोजर इज नथिंग बट a स्टार। मान लीजिए मेरी लैंग्वेज a थी, मैंने स्टार लगा दिया, अगेन इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगेन इट इज क्लोज्ड। क्लीन प्लस, क्लीन प्लस में क्या है? a प्लस हो जाएगा, अगेन अगेन अगर हम किसी भी लैंग्वेज में से अगर एप्सिलॉन को रिमूव कर देते हैं तब भी वो रेगुलर रहेगी। पहला अगर वो ऑलरेडी रेगुलर थी, ए स्टार रेगुलर है, उसमें से अगर हमने एप्सिलॉन रिमूव कर दिया तब भी वो रेगुलर ही है। क्लीन प्लस इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है। मल्टीपल आइटरेशंस हो रही हैं, राइट।
ठीक है, एप्सिलॉन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर एप्सिलॉन अलाउ नहीं करना है तो क्या होगा, इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट नहीं रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। रिवर्सल की बात करें, रिवर्सल का क्या मतलब है, आप रिवर्स करें, रिवर्सल का हम प्रॉपर एल्गोरिथम दे सकते हैं, तो इसलिए रिवर्सल ऑपरेशन भी क्लोज्ड है। ठीक है, सो एल्गोरिथम कैसा रहेगा रिवर्सल का, रफली मैं स्केच बता रहा हूं आपको, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द प्रूफ। रिवर्सल कैसे करते हैं, आप क्या करेंगे, फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट बना देंगे और इनिशियल स्टेट को आप फाइनल स्टेट बना देंगे, सारे ट्रांजिशंस को इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, लूप्स को जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और जो स्टेट्स नॉन रीचेबल है उनको निकाल देंगे। जो ऑब्टेन्ड आपको ऑटोमेटा मिलेगा, दैट इज द ऑटोमेटा फॉर द रिवर्सल, और वो ऑटोमेटा एनएफए भी हो सकता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम जो मैंने बताया वो डीएफए के लिए है। दोबारा से बोल रहा हूं, क्या करना है आपको, आप डीएफए बनाएंगे लैंग्वेज L1 के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज L1 दी गई थी जो कि रेगुलर थी, आपसे पूछा जाता है क्या इसका रिवर्सल जो है क्या वो रेगुलर है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले डीएफए बनाएंगे L1 का, फाइनल स्टेट्स को इनिशियल स्टेट बना देंगे, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सारे ट्रांजिशंस को रिवर्स कर देंगे, लूप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और जो भी नॉन रीचेबल स्टेट्स हैं अनरीचेबल स्टेट्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। राइट, अब जो आप लोगों को ऑटोमेटा मिला, दैट ऑटोमेटा इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स लैंग्वेज। ठीक है, और वो ऑटोमेटा एनएफए भी हो सकता है और डीएफए भी हो सकता है, दोनों ही रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिवर्सल ऑपरेशन भी क्लोज्ड है। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए मैं प्रूफ्स डिस्कस कर रहा हूं, आगे मैं आप लोगों से इतना डिटेल में प्रूफ्स नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इसे याद करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमोमॉर्फिज्म की बात करें, पहले तो ये समझे होमोमॉर्फिज्म है क्या। मान लीजिए एक लैंग्वेज है मेरे पास ए बी प्लस बी ए स्टार, ए बी प्लस बी ए स्टार में मेरा सिग्मा क्या है ए कोमा बी। होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है, आप सिग्मा को रिप्लेस करेंगे टाउ स्टार से, यू आर गोइंग टू रिप्लेस सिग्मा विद टाउ स्टार। नाउ व्हाट इज टाउ स्टार, व्हाट इज टाउ, टाउ मे बी एनी अल्फाबेट, लाइक फॉर एग्जांपल 0,1। ठीक है, तो टाउ स्टार क्या होगा, एनी स्ट्रिंग विच यू कैन मेक आउट फ्रॉम टाउ, राइट। सो फॉर एग्जांपल I replace A with 0, 1 and let's say I replace B with 1, 1. So this is basically replacing this is known as homomorphism. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस पे, तब भी हमें ऑब्टेन्ड लैंग्वेज जो मिलती है वो भी रेगुलर ही रहती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे हो गया ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए को मैं अगर 0, 1 से रिप्लेस भी कर दूं, यहां पर बी को मैं 1, 1 से रिप्लेस कर दूं, फिर बी को 1, 1 से, और ए को फिर 0, 1 से, और ऊपर होल स्टार लगा दूं, अगेन आई हैव गॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इफ आई गॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट रेगुलर लैंग्वेजेस, और इसलिए अब द ऑब्टेन्ड लैंग्वेज इज आल्सो अगेन रेगुलर, देयरफॉर इट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, बात करें एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म में, एप्सिलॉन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगेन ये भी क्लोज रहेगा। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या हुआ कि अगर हम उल्टा जा रहे हैं, जैसे कि आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, इन फंक्शंस के बाद हम इनवर्स फंक्शंस पढ़ते हैं जब आप उल्टा जाते हैं। ठीक है, फंक्शंस में हम क्या करते हैं, डोमेन से रेंज की तरफ जाते हैं, इनवर्स फंक्शंस में उल्टा करेंगे हम। ठीक है, तो अभी इफ वी आर गोइंग बैक फ्रॉम दिस लैंग्वेज टू दिस लैंग्वेज, देन मतलब टाउ स्टार को सिग्मा से रिप्लेस करेंगे, अभी सिग्मा को टाउ स्टार से रिप्लेस कर रहे थे हम लोग, तब जो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं उसे बोलेंगे इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। तब जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर दिस आल्सो। अगेन वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्रूफ्स, दैट मच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, अभी तक हम सिग्मा को टाउ स्टार से रिप्लेस कर रहे थे, अभी हम सिग्मा को एक लैंग्वेज से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जैसे हमने ए को हमने 0, 1 से रिप्लेस किया, अभी हम ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मे बी लेट्स से 0 + 1 स्टार, और लेट्स से बी को हम रिप्लेस कर देते हैं 0.0 + 1 स्टार, लेट्स से बोथ आर लैंग्वेजेस। अगर आप इसको रिप्लेस करके भी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें, यू विल अगेन गेट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। कैसे, व्हाट विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन, फॉर ए यू विल राइट 0 + 1 स्टार हियर, let's say I'll write it here. For A you will get 0 + 1 star dot B is 0.0 + 1 star plus B is 0.0 + 1 star, A is 0 + 1 star का होल स्टार।
इसका होल स्टार मिलेगा। ठीक है, अभी भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया? यस यस। सो you have again got a regular expression, so again you can say that this is regular, this is closed. एप्सिलॉन फॉर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो अब आप क्या है, एप्सिलॉन अलाउ नहीं होगा ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन, रेस्ट इज फाइन, सो अगेन दिस इज आल्सो क्लोज्ड। बात करें सबसेट ऑपरेशन की, दिस इज नॉट क्लोज्ड। सबसेट ऑपरेशन इज नॉट क्लोज्ड, इसको हम कैसे समझें? आप एग्जांपल लीजिए, रेगुलर लैंग्वेज मेरी मान लीजिए सिग्मा स्टार इज माय रेगुलर लैंग्वेज, लेट्स से दैट इज माय सिग्मा इज a plus a, b, so what is my language? a plus b का होल स्टार, दिस इज रेगुलर, राइट? अगर मैं इसका एक सबसेट बनाने की कोशिश करूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं a raised to power n b raised to power n is a subset of a plus b का होल स्टार? ये क्या है? रेगुलर। ये क्या है? डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री, हमने देखा है ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है। तो सबसेट ऑपरेशन के अंडर ये है रेगुलर लैंग्वेजेस, दे आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ऑलराइट। तो रेगुलर लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में मैंने सारी प्रॉपर्टीज को समझ भी लिया, कुछ प्रॉपर्टीज के लिए मैंने प्रूफ्स भी देखे। ठीक है, एंड दैट मच इज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज गेट एग्जाम इज कंसर्न्ड। अब हम बात करते हैं हम बाकी के लैंग्वेजेस के लिए कैसे इन प्रॉपर्टीज को याद करें, इजीली याद करें, जिससे हम भूले भी ना और हमें याद भी कम से कम चीजें करनी पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है, फैक्ट नंबर 1 is regular languages are closed under all the operations except the subset operation. ये फैक्ट आपको याद रखना है, दिस इज योर फैक्ट 1। इससे आपके 15 सेल्स भर दिए हमने। नेक्स्ट फैक्ट है सबसेट ऑपरेशन, नो लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर सबसेट ऑपरेशन। नो लैंग्वेज इज क्लोज्ड, सो दिस इज फैक्ट नंबर 2। नो लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर द सबसेट ऑपरेशन। ठीक है, दो फैक्ट्स याद किए हमने, काफी सारे सेल्स भर दिए, 15 ये और देन मे बी 5, 20 सेल्स हम भर चुके हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल से स्टार्ट करते हैं हम। विल स्टार्ट फ्रॉम द अदर एंड नाउ। रिकर्सिव इन्यूमरेबल की बात करें, हमने क्लियरली देखा है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, हमने देखा है, राइट? Recursive enumerable languages, they are not closed under complement. We had already done the proof. रीजन क्या है कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, यस को नो कर देते हैं, नो को यस कर देते हैं, राइट? बट रिकर्सिव लैंग्वेजेस के अंदर ये कर सकते हैं, रिकर्सिव इन्यूमरेबल में नहीं कर सकते हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो इसलिए रिकर्सिव लैंग्वेजेस दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेट डिफरेंस। अगेन बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के अंदर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस दे आर नॉट क्लोज्ड, बाकी सभी ऑपरेशंस के अंदर दे आर क्लोज्ड। ठीक है, सबसेट का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर दीज 3 फैक्ट्स यू कैन फिल ऑलमोस्ट, दिस इज फैक्ट नंबर 3। ठीक है, you can remember almost 20 cells, 15 plus 15 into 2 is 30 or more than 30 cells, right? ठीक है, अब हम आते हैं रिकर्सिव लैंग्वेजेस पे। रिकर्सिव लैंग्वेजेस दे आर नॉट क्लोज अंडर ओनली 2 ऑपरेशंस व्हिच इज होमोमॉर्फिज्म एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसेट को बार बार कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी नो करके रखा है। सिर्फ होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन में ये लोग क्लोज नहीं है, तो दिस इज फैक्ट नंबर 4। अगर आप ये 4 फैक्ट्स याद कर लेते हैं तो you have almost remembered now 45 cells, more than 45 cells, right? Now fact number 5 is CSL has the same behavior as recursive languages. तो इसकी वजह से ये भी नो और बाकी सभी yes हो जाएंगे। So this is my fact number 5. After remembering these 5 facts, you have filled almost 60 cells. So it is closed under all the operations, it has the same behavior as recursive languages. All right. So we have filled this one, this cell, we have filled this cell, we have filled this cell, we have filled this cell. This is done. All right.
ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस CFL एंड DCFL. राइट. अगेन एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, हमने डिस्कस किया बाइनरी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स यूनरी भी हो सकते हैं. बाइनरी अगर ऑपरेटर होगा जैसे कि सेट, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, दीज आर बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स के केस में आप दो लैंग्वेजेस को पुल अप करेंगे सेम क्लास से एंड देन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हम सेम क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. लेकिन जब यूनरी ऑपरेटर है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कि रिवर्सल है, राइट, ये क्लीन क्लोजर है, क्लीन प्लस है, दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स. इन केस में आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज पिकअप करेंगे आप और उसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाएंगे और आप देखेंगे कि क्या आप सेम क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ऑलराइट, समझ पा रहे हैं बात को? ऑलराइट, ठीक है. सो बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर आप दो लैंग्वेजेस को पिकअप करेंगे, यूनरी ऑपरेशंस के अंदर आप एक सिंगल लैंग्वेज को पिकअप करेंगे. सिंपल है. नेक्स्ट आते हैं हम CFL के ऊपर. तो CFL के अंदर आपको एक चीज याद करनी है, यहां पर तीन ऑपरेशंस के अंदर CFLs आर नॉट क्लोज, विच आर इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट. ये तीन ऑपरेशंस में CFLs आर नॉट क्लोज. दिस इज फैक्ट नंबर I think 5 facts I have already stated. This is the 6th one as far as I remember. Yeah, 6th one. So let me change the color. This is the 6th fact. By remembering these 6 facts, you have almost filled 15 into 5 is 75 cells. ठीक है? All right. And then the last one, DCFLs, they have a completely different behavior. They are not closed for almost all the properties except 3 properties. ठीक है? They are no for almost all the properties. See, except 3 properties. So let me go to the next one. No for all the properties except 3 properties, which are these: inverse homomorphism, then intersection with a regular language, and then complement. ठीक है? Then intersection with a regular language and complement. These are the 3 things on which they are close, except that they are not close under any operation. So this is my fact number 7. So if by just remembering 7 facts, I have filled almost all the cells, I have filled all the 90 cells. That is what we have understood in this session. You remember these 7 facts? I can guarantee you can solve any damn question which comes on this topic. You can easily crack any question which comes. First, you should try all the previous year questions. You'll understand this fact from there itself. ठीक है? All right. So सिंपल है, बहुत इजीली हमने ये सारी चीजें देखी. अगर हम बात करें जैसे इंटरसेक्शन इन अंडर CFL क्लोज्ड है कि नहीं है, इसको कैसे हम बोल सकते हैं? जैसे हमने बोला CFLs के अंदर क्लोज्ड है, नहीं है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक लैंग्वेज का L1 का, जैसे a raised to power n, b raised to power n, c raised to power m. This is a DCFL. This is a CFL. Let's say DCFL भी है और CFL भी है. ठीक है. एक और लैंग्वेज लेते हैं, जैसे मान लीजिए L2. This is a raised to power m, b raised to power n, c raised to power n. मतलब number of b's equals to number of c's, number of a's equals to number of b's. In L1 यहाँ पर b और c इक्वल है, L1 में a और b इक्वल है. अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा L1 इंटरसेक्शन L2 का, मेरे को लैंग्वेज क्या मिलेगी? A B C तीनों इक्वल होंगे, a raised to power n, b raised to power n, c raised to power n, which is my L3. बात करें तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है. So if I pick any 2 languages, I am not coming back to the same class. So therefore, context free languages, they are not closed under intersection operation. ठीक है? मैंने एक सिंपल प्रूफ दिया है आपको कि CFLs why they are not closed under intersection. I have tried to give you a proof. हमें याद रखने की जरूरत है, ये प्रूफ याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो भी कोई इश्यू नहीं. ठीक है? बट एक एग्जांपल दे दिया जिससे आपको शायद चीजें याद ना रहे, तो आपको एग्जांपल याद आ जाए, देन ऑल्सो इट इज फाइन, देयर इज नो इश्यू. ठीक है? सो अगर इंटरसेक्शन क्लोज नहीं है तो सेट डिफरेंस भी क्लोज नहीं है. हम बहुत इजीली बोल सकते हैं. कैसे? सेट डिफरेंस अगर मान लीजिए, अगर मैं लिखना चाहता हूं सेट डिफरेंस मान लीजिए 2 सेट्स हैं S1 एंड S2, तो क्या मैं लिख सकता हूं S1 इंटरसेक्शन S2 इज नथिंग बट S1 माइनस S1 माइनस S2, राइट? आई ऑलरेडी नो इंटरसेक्शन इज
I already know S1 intersection is not closed. So what could be the reason? That means set difference is also not closed. Intersection is not closed, I have given the proof. Set difference इसी so the for the same reason, इसी reason की वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि set difference भी close नहीं है. अगर set difference close होता तो intersection भी close हो जाता. ठीक है, this is proved by contradiction. So what you can say, let's say set difference is closed. If set difference is closed, then S1 minus S2 that should also be closed. That way intersection will also become closed. But intersection we already know intersection is not closed. अगर intersection close नहीं है तो मेरा assumption जो था set difference close है वो गलत है. That means set difference is not closed. और क्योंकि set difference close नहीं है मैं बहुत easily बोल सकता हूं complement is also not closed. कैसे? Because complement can be written as L complement is nothing but sigma star minus L. I already know set difference is not closed, therefore complement is also not closed. Set difference is not closed, therefore complement is also not closed. ठीक है, सिंपल है. तो ये मैंने क्या प्रूव किया कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, देन सेट डिफरेंस, देन कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये प्रूफ्स आपको याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है. नहीं भी रहते हैं, आपको जो मैंने 7 फैक्ट्स बताए हैं आप वो याद कर लीजिए. आप वो 90 सेल्स उससे वो भर पाएंगे एंड देन एनी डैम क्वेश्चन व्हिच कम्स इन द एग्जाम यू कैन इजीली सॉल्व. ठीक है, ऑलराइट. अब हम एक गेट क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन थ्रू दैट विल वाइंड अप दिस सेशन. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज गेट 2023 क्वेश्चन, वेरी रिसेंट क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट ईयर्स क्वेश्चन. ठीक है, अगेन दिस इज एन एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन. Which of the following is or are correct? इनमें से कौन सी चीजें करेक्ट हैं आपको बताना है. So what are the things? The intersection of two regular languages is regular. So regular. So what they are trying to ask is, are regular languages closed under intersection? Question B क्या पूछ रहा है? Option B क्या है? The intersection of two context free languages is context free मतलब context free languages are closed under intersection. ये पूछ रहा है. The intersection of two recursive languages is recursive. क्या पूछ रहा है? The intersection, that means recursive languages are closed under intersection or not. That is the question. Last is the intersection of two recursive enumerable languages is recursive enumerable. It is asking that are recursive languages closed under, are they closed under the intersection operation? ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इंटरसेक्शन. सो हमें कौन से कॉलम की रो की बात हो रही है? हमने सब सेकंड कॉलम रो की बात हो रही है. हमने यूनियन देखा, उसके बाद हमने देखा इंटरसेक्शन. सो अब ये पूछ रहा है इंटरसेक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्लोज्ड है मेरी, वो बताना है. अभी हमने प्रूफ भी किया कॉन्टेक्स्ट फ्री तो कभी भी क्लोज्ड नहीं है. ठीक है, हम उन फैक्ट्स के बेसिस पे याद करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. रेगुलर लैंग्वेजेस में हमने देखा था सभी के अंदर क्लोज्ड है एक्सेप्ट द सबसेट ऑपरेशन, सो देयरफॉर ये तो क्लोज्ड रहेगा. कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात करें तो हमने देखा 3 ऑपरेशंस के अंदर क्लोज नहीं है. कौन कौन से? इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर नॉट क्लोज्ड. ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेजेस की बात करें सिर्फ 2 ऑपरेशंस में क्लोज नहीं है, होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन. देयरफॉर इंटरसेक्शन के अंदर तो क्लोज ही रहेगा. उसी फैक्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दोस 90 सेल्स. ठीक है, तो ये भी सही है. नाउ रिकर्सिव इन्यूमरेबल की बात करें तो हमने देखा था 2 ही प्रॉपर्टीज के अंदर क्लोज नहीं है, दैट इज सेट डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज्ड है, तो therefore this is also correct. So the answer for this question will be, MSQ based question will be A, C and D. A, C and D. All right. ठीक है. So that's all about this session, guys. What we understood in this session, that what is the meaning of a property being closed, and we saw some 90 combinations of, the closure properties and the set of languages. What are the various, what are the languages that we have seen? They are, the first of all, we saw regular language, then we saw deterministic context free languages, then context free, then recursive, then context sensitive and recursive enumerable. What are the 15 properties that we have seen? So we saw first of all union, intersection, set difference, complement, then intersection with the regular language. Then we saw, something known as clean closure, clean plus, then reversal and concatenation. Then we also saw homomorphism, epsilon free homomorphism, and then inverse homomorphism. Then we also saw substitution, and then we also saw epsilon free substitution, and we also saw subset operation. So these are the various properties that we discussed.
All right. And I told you that just by remembering these 7 facts, the 7 facts that we discussed, you can fill all these cells. That much information is more than sufficient to crack any GATE question, any question that comes in the GATE exam or any previous year question. All right. If we talk about the subject, we have seen finite automata in the subject. We have seen regular expressions. We have seen grammars. We have seen push-down automata. We have seen Turing machines. We have seen Chomsky hierarchy. We have seen, decidability and the computational complexity. And today in this session, we finished with the closure properties, right? And with that, we have completed the entire subject, guys, right? I hope you enjoyed these sessions. We are going to start with the subject of compiler design soon. I'll see you guys in the sessions on compiler design. Till then, good luck, guys. Thank you so much.